तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ते हैं। कल पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्लास बायोलॉजी का पढ़ लिया था। आज हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ यानी कि जो जीवन है उसका प्रोसेस प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। चलिए एक लाइन से शुरू करते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम कहते किसको है। जानते हैं जैव प्रक्रम जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम। पहले इसका हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो लिखेंगे सजीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं, सजीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे जैव प्रक्रम का कि जीवों में या सजीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सजीव। आखिर हम लोग जानते हैं कि सजीव कहते किसको है। तो जानते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में कि सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। सजीवों का प्रमुख लक्षण, चलिए तो पहला जो सजीव होते हैं वे श्वसन करते हैं। दूसरा उत्सर्जन करते हैं। तीसरा सजीव प्रजनन करते हैं। चौथा सजीव वृद्धि करते हैं। और पांचवा सजीवों में गति भी होती है। तो मुख्य रूप से 5 लक्षण याद रखिएगा। पहला सजीव श्वसन करते हैं, दूसरा उत्सर्जन करते हैं, तीसरा प्रजनन करते हैं, चौथा वृद्धि होती है और पांचवा सजीवों में गति भी होती है। तो श्वसन किसको कहते हैं। देखिए ऐसे हम लोग आगे क्लास में जब 10 क्लास का अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, उसमें बताएंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको हम लोग इसे तो श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, श्वसन नहीं कहते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि सांस को लेना छोड़ना एक प्रकार के श्वसन या ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, इसे तो हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा उत्सर्जन के मतलब होता है कि जीव जो भी खाया पिया, खाने पीने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है अपशिष्ट पदार्थों को, उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। इसके बाद प्रजनन। तो प्रजनन का अर्थ होता है कि कोई भी जीव अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना। तो जब कोई भी जीव होता है जो अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन। इसके बाद वृद्धि भी करते हैं। नहीं, छोटा अगर मान लीजिए जो प्लांट्स होता है या कोई भी जीव होता है वो बढ़ करके जो है ना, जो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसको हम वृद्धि बोलते हैं। गति के मतलब होता है कि जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकते हैं। तो 5 लक्षण याद रखिएगा। चलिए इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है पोषण के बारे में, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं किसको है। तो चलिए लिखते हैं इसका परिभाषा। पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को
ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ना किसके बारे में, पोषण के बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण लिखेंगे कि पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। देखिए एक लाइन हम लोग लिखे हैं कि पोषण जो होता है एक जटिल प्रोसेस होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एक जटिल प्रक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर मान ली जाए कि कोई भी, जैसे कि हम लोग खाते हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया, खाते हैं, खाने के बाद हमको इस रोटी मान ली जाए कि है, इसको हम लोग रखते हैं मुख में। मुख में जाने के बाद इसके बाद छोटे 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 भागों में बढ़ता है। इसके बाद हम लोग के आमाशय में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन है। तो इससे छोटा 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 छोटे भाग में बांटते हैं। तो ये हो गया इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई। ये हो गया इसको इसकी बड़ी इकाई। तो जो बड़ी इकाई हो गया, जो ये बड़ा भाग हो गया, ये प्रकार के होता है जटिल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल। और इससे जब छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, यानी कि सरल। तो जो पोषण होता है एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया होता है, यानी कि जैसे कि हम लोग रोटी खाएं, या हम लोग चावल खाते हैं, या हम लोग आलू खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज में बदल जाएगा तो जीवों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स यूनिट हो जाएगा, एक जटिल अणु हो जाएगा। वही ग्लूकोज जो होता है वो सरल होता है, सिंपल यूनिट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है ग्लूकोज में बदलना, यानी कि जटिल प्रक्रिया से सिंपल प्रक्रिया में बदलना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा कि पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखे एक पोषक तत्व। जानते हैं कि पोषक तत्व किसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है पोषक तत्व। जानते हैं पोषक तत्व के बारे में कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग लिखते हैं पोषक तत्व, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट से। तो आखिर पोषक तत्व किसको कहते हैं। हम लोगों ने जटिल प्रक्रम जान लिया कि एक जो पोषण होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होता है। इसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। आखिर जानते हैं कि पोषक तत्व किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं। तो लिखेंगे पोषक तत्व, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शारीरिक जरूरतों की पूर्ति होती है। तो पोषक तत्वों के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि पोषक तत्व जो है ना वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और उनकी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति होती है। जो भी शरीर की जरूरत पड़ता है उसको पूर्ति होता है किसको से, पोषक तत्वों से। जैसे अगर हम कहें कि पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, जैसे में तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व होता है। जो विटामिन होते हैं ये भी पोषक तत्व होते हैं। जो वसा होता है ये भी पोषक तत्व होता है। जो खनिज लवण होते हैं ये भी पोषक तत्व होते हैं, इत्यादि। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब चीजों को हम लोग बोलेंगे पोषक तत्व। तो इससे जीवों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अथवा करके एक और हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं पोषण तत्व का, क्या चीज कि पोषक तत्व अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि वे सारी भोज्य पदार्थ, वे सारी भोज्य पदार्थ
जिससे, जिसके कमी से, क्या लिखेंगे, जिसके कमी से हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि वे सारी भोज्य पदार्थ जिसके कमी से हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उस वैसे भोज्य पदार्थों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो जाएंगे, वसा हो जाएंगे, खनिज लवण हो जाएंगे इत्यादि। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? इसका स्रोत आपका रोटी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, आलू हो जाएगा, और सारे कुछ हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? तो जीवों को एनर्जी देना, ऊर्जा प्रदान करना। इसके बाद जानते हैं विटामिन का स्रोत। तो विटामिन का स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो विटामिन का स्रोत हो सकते हैं, फल हो सकता है, जो सब्जियां होती हैं ये भी हो सकती हैं, और कुछ हो सकता है। इधर हम कहें कि बताइए कि वसा का स्रोत क्या हो सकता है? तो जो तला हुआ पदार्थ हो गया, ये भी वसा का स्रोत होता है। जो मक्खन हो गया, या जिसको हम लोग घी भी कहते हैं, ये सब हो जाएगा आपका वसा का स्रोत। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, वसा से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को तात्क्षणिक ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी कि रोटी हम लोग खाते हैं तुरंत एनर्जी मिल जाता है। लेकिन वसा जो होती है, वसा हम लोग के फास्टिंग के समय, यानी कि जब हम लोग भूखे रहते हैं उस समय हम लोगों को मिलती है वसा से एनर्जी, यानी कि फास्टिंग के समय। ये जो है वसा हम लोग के त्वचा के नीचे जमा होता है, एक हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक, इसमें वसा जमा होता है। और हम लोग जब 1-2 दिन या 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, उसके द्वारा हम लोग को इससे एनर्जी मिलती है। तो चलिए, ये कुछ स्रोत हो गए पोषक तत्व के। हम लोग पोषक तत्वों को भी जो है ना अलग अलग भागों में बांटते हैं, यानी कि 2 भागों में बांटते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं, लिख लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं पोषक तत्वों के प्रकार के बारे में। तो पोषक तत्वों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक होता है आपका अल्प पोषक तत्व, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं इसको साफ करके। पोषक तत्व क्या लिखते हैं? पोषक तत्व। तो क्या हम बताएं कि इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला होता है एक अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व, और एक होता है बृहत पोषक तत्व। इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक तत्व भी 2 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। अल्प के मतलब कि जिसका जरूरत जीवों को कम मात्रा में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्प पोषक तत्व। और बृहद पोषक तत्व जिसमें जीवों को अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ता है, उसको बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। तो अल्प पोषक तत्व जिसमें जीवों की कम जरूरी पड़ती है, क्या क्या हो जाएंगे? तो जो विटामिन होते हैं ये आते हैं आपको अल्प पोषक तत्व में, या जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, ये आते हैं अल्प पोषक तत्व में। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, ये आपका होता है बृहद पोषक तत्व। जो वसा होता है, ये आपका होता है बृहद पोषक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा बृहद पोषक तत्व होते हैं, विटामिन और खनिज होते हैं अल्प पोषक तत्व। तो ये हो गए अल्प पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं जो सबसे मेन टॉपिक है पोषण के प्रकार के बारे में, कि पोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। पोषण के प्रकार किसके बारे में जानते हैं हम लोग? पोषण का प्रकार, यानी कि बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, यानी कि एक होता है स्वपोषण
और एक होता है पर पोषण। यानी कि एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ और एक को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ है और हेट्रोट्रॉफ है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। ऑटो का मतलब होता है स्व, ट्रफ का मतलब होता है भोजन, हेट्रो का मतलब होता है पर यानी कि दूसरे पर आश्रित होना, ट्रफ का मतलब होता है भोजन। तो सबसे पहले लोग जानते हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण किसको कहेंगे? तो वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी कि खुद से खाना बना लेते हैं, वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। पर पोषण किसको बोलेंगे? तो वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परपोषण। जो परपोषण होता है ये भी आपका 3 टाइप के होता है। हेट्रोट्रॉफ 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं परजीवी, दूसरा को बोलते हैं मृतजीवी और एक को हम लोग बोलते हैं प्राणीसम। तो परपोषण भी 3 प्रकार के, एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतजीवी और तीसरा होता है प्राणीसम। परजीवी को भी हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। तो हेट्रोट्रॉफ भी 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी और प्राणीसम। और परजीवी भी होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है बाह्य जीवी, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परिभाषा स्वपोषण का। स्वपोषण कहेंगे किसको? सबसे पहले लिखते हैं स्वपोषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो लिखेंगे कि वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहेंगे। या अथवा में ये भी बोल सकते हैं, अथवा वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। जैसे में इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो जो पेड़ पौधे होते हैं या जो वनस्पतियां होती हैं इसके अंतर्गत आता है। तो जितना भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, ये सारे के सारे आते हैं स्वपोषण में, ऑटोट्रॉफ में। क्योंकि पेड़ पौधों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर खुद से खाना बनाता है, इसलिए इसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाता है, खाना स्वयं से बना लेते हैं। इसके बाद परपोषण, हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के। एक होता है परजीवी। तो सबसे पहले जानते हैं परजीवी के बारे में, जिसको पैरासाइट बोलते हैं। परजीवी को हम लोग बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल पैरासाइट। तो पहले जानते हैं परजीवी के बारे में, इसके बाद कि परजीवी किसको करेंगे। उससे पहले जानते हैं परपोषण के बारे में कि परपोषण किसको कहते हैं। चलिए दूसरा जानते हैं परपोषण। परपोषण जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। क्या लिखेंगे? वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे में बताइए क्या क्या हो सकता है। तो जैसे में जो मानव हम लोग होते हैं, हम लोग भी परपोषी होते हैं। हम लोग किसी दूसरे जीवों पर, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं भोजन के लिए। इसके अलावा जो भी स्तनधारी होते हैं,
इत्यादि, ये सारे के सारे आते हैं परपोषी जीव। तो याद रखिएगा कि मानव, स्तनधारी सब परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। इसमें भी तीन टाइप, एक होता है परजीवी। तो हम लोग जानते हैं परजीवी किसको कहेंगे, तो लिखते हैं परजीवी, यहां पे लिखते हैं परजीवी, जिसको बोलते हैं पैरासाइट। लिखेंगे कि दो 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 जीवों दो जीवों के बीच परस्पर परस्पर ऐसा संबंध जिसमें जिसमें एक जीव को लाभ परंतु परंतु दूसरे जीव को हानि होती है, उसे हम लोग परजीवी बोलते हैं या पैरासाइट बोलते हैं। क्या लिखिएगा कि दो जीवों के बीच परस्पर ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होगा और दूसरा जीव को हानि होता है, वैसे हम लोग जीव को बोलते हैं परजीवी। जैसे में आप लोग देखे होंगे जोंक अगर किसी में चिपक जाएगा तो दूसरे जीवों से क्या करता है कि जो ब्लड होता है उसको सक करता है, चूसता है, और उसका तो फायदा हो जाता है लेकिन दूसरे जीवों को हानि हो जाती है। इसके अलावा जो जूं होता है, इसके अलावा जो मच्छर होता है ना, इसके अलावा जो मक्खी होता है, ये सब पैरासाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन पैरासाइट भी होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बाह्य परजीवी जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट, एक होते हैं अंतः परजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पैरासाइट। तो जानते हैं कि बाह्य परजीवी किसको बोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं, लिख लीजिएगा, लिख दिए आप लोग, चलिए देख लीजिए एक बार और लिख लीजिएगा इसको। चलिए तो अब हम इसको साफ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं बाह्य परजीवी के बारे में कि बाह्य परजीवी कहेंगे किसको, यानी कि एक्सटर्नल पैरासाइट किसको बोलेंगे और इंटरनल पैरासाइट किसको बोलेंगे, और उसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग बाह्य परजीवी के बारे में। बाह्य परजीवी, तो बाह्य परजीवी बोलेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन किसी शरीर के अंदर से प्राप्त करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन किसी भी शरीर के अंदर से जाकर के, बाहर से नहीं, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से, क्या लिखेंगे, इसी शरीर के बाहर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे। यानी कि शरीर से बाहर रह करके अपना पोषण ग्रहण कर लेगा। जैसे कि अगर हम लिख दिए कि जोंक होता है शरीर के बाहर चिपक जाता है और खून को सक करता है, चूसता है, अपना पोषण ग्रहण कर लेता है। इसके बाद अगर हम लिख दिए कि मच्छर भी दूसरे के शरीर से क्या करता है, ब्लड को सक करता है और अपना पोषण ग्रहण करता है, तो जोंक हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। जो जूं होता है ये सारे के सारे होते हैं बाह्य परजीवी, यानी कि एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं, चलिए पहला हो जाएगा, इसको हम लोग ए में लिख देते हैं। बी में इसका टाइप क्या हो जाएगा, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी जिसको बोलते हैं इंटरनल पैरासाइट। क्या लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन या पोषण, कुछ भी कहिए, भोजन या पोषण भी लिख सकते हैं, भोजन या पोषण किसी शरीर के भीतर से या अंदर से, नहीं, भीतर या अंदर से प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतः परजीवी। जैसे में देख लेते हैं कि जैसे में क्या हो जाएंगे, तो जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल याद रखिएगा, हर बार 10th क्लास के एग्जाम में आता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके अलावा जो है ना, टेप वर्म हो जाएंगे, टेप वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं फीता कृमि। इसके अलावा हो जाएंगे गोल कृमि जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म,
इत्यादि ये ऐसे जीव होते हैं जो शरीर के भीतर छोटी आंत बड़ी आंत या शरीर के किसी भी अंग में मौजूद होते हैं, अंदर जाकर के अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं अंतःपरजीवी। तो बाह्य परजीवी, अंतःपरजीवी के बारे में हम लोग समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, मृत जीवी के बारे में, कि मृत जीवी किसको कहेंगे। चलिए यही पे ले देते हैं, मृत जीवी। मृत जीवी वैसे जीव को कहा जाता है जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा इसका, कि मृत जीवी वैसे जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करने के कारण इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसको हम लोग अपघटक के भी नाम से जानते हैं। यानी कि जो सड़े गले पदार्थ उसको तोड़ करके अपघटित कर करके अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे में क्या हो जाएंगे, तो जैसे में जो जीवाणु हो जाते हैं, जो विषाणु हो जाएंगे, जो फंगस जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, इसके अलावा जो कीड़ा मकोड़ा वगैरह सब हो जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा हो जाएंगे, ये सारे के सारे होते हैं मृत जीवी, क्योंकि अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। चलिए एक और इस टॉपिक का बचा हुआ जो मेन बचा हुआ जिसका नाम है क्या, प्राणी सम। तो प्राणी सम हम लोग किसको कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं परिभाषा प्राणी सम का। प्राणी सम पोषण क्या लिखेंगे, कि वैसे जीव जो अपना भोजन या पोषण, कुछ भी लिखिए, भोजन या पोषण, अपना पोषण ठोस या द्रव पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं उसे प्राणी सम कहते हैं। क्या लिखेंगे, कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं उसको हमने प्राणी सम कहते हैं। जैसे में इसमें क्या हो जाएंगे, जो हम लोग मानव होते हैं ना, या जो स्तनधारी होते हैं, ये सारे के सारे प्राणी सम कहलाते हैं। तो चलिए आज के हम लोग पार्ट 1 नहीं, बायोलॉजी का हम लोग जो जैव प्रक्रम था उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।